नमस्ते। 10वीं कक्षा में और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाने वाला एक प्रश्न है पदबंध का, जो आपको और सबको कठिन लगता है। उसको आसान तरीके से पढ़ाने के लिए मैं तो तैयार हूँ, पर क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो अपना मन बना लीजिए। आओ बैठकर करते हैं पहल और पदबंध जैसी कठिन समस्या का ढूंढते हैं हल। तो चलते हैं हम। व्याकरण में केवल नाम कठिन होता है, बाकी व्याकरण पढ़ना अगर रोचक तरीके से पढ़ाया जाए, यह मुझे लगता है कि भाषा शिक्षण इस और रोचक गतिविधियां डॉक्टर प्रदीप जैन की इस किताब को अगर शिक्षक पढ़ लें तो निश्चित ही व्याकरण पढ़ाने में मज़ा आएगा और बच्चों को भी ये सजा नहीं लगेगी, खेल लगने लगेगा। तो सबसे पहले व्याकरण में हमें क्रम का ध्यान रखना होता है और क्रम चलते हैं हम वर्ण से। मैं केवल 1 मिनट में आपको रिवाइज करवाऊंगी, लेकिन आप मेरे साथ साथ चलें। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं, जैसे क, ख, ग। वर्णों के सार्थक एवं स्वतंत्र मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक और स्वतंत्र, इन 2 शब्दों का हमने प्रयोग किया। सार्थक का अर्थ मीनिंगफुल, स्वतंत्र का अर्थ अकेला ही काफ़ी है। तो इसके लिए कैसे, जैसे हमने लिखा ट, मा, ट, र, टमाटर शब्द बना, और इस टमाटर शब्द से एक लाल रंग का सब्जी का एक प्रकार आपके सामने आ गया। लेकिन अगर हम इसका क्रम गलत कर दें और लिख दें ट, फिर र, फिर माँ और फिर ट, तो बन जाएगा टमाट, और इस शब्द का कोई अर्थ नहीं होगा। तो सार्थक होना ज़रूरी है। स्वतंत्र का अर्थ है आप कितने सारे शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पर्यायवाची, विलोम, उपसर्ग, प्रत्यय, समुच्चय बोधक, जितने भी वैरायटी के शब्द हैं, ये सब जब अकेले होते हैं तो ये स्वतंत्र होते हैं, इनकी अपनी सत्ता होती है। तो ये स्वतंत्र शब्द का अर्थ है। तो ये हुआ वर्ण की परिभाषा। फिर शब्द, शब्दों के मेल से बनने वाली अर्थवान इकाई वाक्य कहलाती है। अर्थवान अर्थात उसका भी मीनिंगफुल होना या उसका कोई अर्थ होना ज़रूरी है। जैसे आज मिसेज जैन आपको पदबंध पढ़ा रही हैं। अब इसमें पूरा वाक्य एक साथ बोलना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैं सुबह बोलूँ मिसेज जैन, दोपहर में बोलूँ पदबंध और रात को बोलूँ पढ़ा रही हूँ। एक साथ बोलेंगे तभी इसका अर्थ निकलेगा कि कौन पढ़ा रहा है, मिसेज जैन। कौन सा टॉपिक ले रही हैं, पदबंध। किसको पढ़ा रही हैं, आप सबको। तो ये हुआ वाक्य। और वाक्यों के मेल से बनता है अनुच्छेद। अनुच्छेद और अनुच्छेद तो आप फिर कहानी लिखें, निबंध लिखें, नाटक, उपन्यास, जो भी लिखें, अब आप लिखने में माहिर हो चुके हैं। तो इस तरह से वर्ण, शब्द, वाक्य और वाक्य के बाद अनुच्छेद। लेकिन वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। इधर आपको ध्यान रखना है कि वही शब्द जब स्वतंत्र होता है तो शब्द कहलाता है। जैसे ये किताब है और ये किताब स्वतंत्र है, ये पुस्तक है, लेकिन इस पुस्तक में पढ़ाने की गतिविधियां बताई गई हैं। अब इस वाक्य के अंदर प्रत्येक शब्द पद बन गया है। जैसे इस पुस्तक में पढ़ाने की रोचक गतिविधियां बताई गई हैं। एक एक शब्द वाक्य से निकलने पर शब्द हो जाएगा, लेकिन वाक्य के अंदर वो पद हो गया। तो आपको पद समझ में आया कि जो शब्द अकेला है, स्वतंत्र है, शब्द है। पंखा शब्द है, पंखा चल रहा है, पद है। पेन शब्द है, पेन से लिख रही हूँ, पद है।
केवल पेन ही पद नहीं है, पेन से लिख रही हूँ, वैरायटी, कोई क्रियापद है, कोई संज्ञा पद है, कोई सर्वनाम पद है, कोई विशेषण पद है, तो ये सारे पद हैं। अब दूसरा फिर इन उंगलियों पर आप देखें कि आप संज्ञा जानते हैं, व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम संज्ञा, सर्वनाम जानते हैं, संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम, विशेषण जानते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, क्रिया जानते हैं, जिन शब्दों से किसी का होना पाया जाए, करना पाया जाए, उन शब्दों को क्रिया कहते हैं, क्रिया विशेषण जानते हैं, क्रिया की कोई विशेषता बताई जाती है वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब यही जो शब्द आप अच्छी तरह जानते हैं, अब इन्हीं शब्दों के साथ जब हम कुछ अन्य शब्दों को जोड़ देते हैं, अन्य शब्दों से एक वाक्यांश तैयार कर लेते हैं। पतंग का पुच्छल्ला देखा, तो वो पुच्छल्ले की तरह कुछ शब्दों को हम जोड़ देते हैं, और जब इन शब्दों को हम संज्ञा के साथ जोड़ेंगे तो संज्ञा पदबंध, पदबंध, पद के साथ है कुछ बंधन, अर्थात पद के साथ कुछ बंध के लिए कुछ और शब्द डले हुए हैं। जैसे इंग्लिश में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, फ्रेज, वाक्यों का अंश, ये विशिष्ट अर्थ देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं संज्ञा पदबंध की, तो संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम। अब रंग बिरंगी साड़ी पहनने वाली अलका जैन पदबंध पढ़ा रही हैं, तो अलका जैन नाम है, तो अलका जैन तक अगर वाक्य रेखांकित है तो ये कहलाया संज्ञा पदबंध। ठीक है। रोज हंसने वाले तुम सब आज चिंतित क्यों लग रहे हो। अब इधर हमने रेखांकित कर दिया, रोज हंसने वाले शब्दों को जोड़ा किसके साथ, तुम सब। तुम संज्ञा है कि सर्वनाम, सर्वनाम, तुम्हारे नाम की जगह बोला गया, तो रोज हंसने वाले तुम सब आज चिंतित क्यों हो। तो इधर तुम सब तक अगर हमने वाक्य रेखांकित किया तो ये हो गया सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए तो विशेषण पदबंध होता है। उदाहरण के लिए, फल बेचने वाला व्यक्ति आज बीमार है, तो कौन व्यक्ति बीमार है, फल बेचने वाला। लाल रंग की पानी की बोतल तांबे की है, तो कौन सी बोतल, लाल रंग की पानी की बोतल। तो बोतल की विशेषता बता रहे हैं। तो जब आप विशेषण तक ही शब्द को रेखांकित करेंगे, काले कैप वाला पेन मुझे चाहिए, तो ये काला कैप, तो विशेषण आप जानते हैं कि गुणवाचक भी होते हैं, रंग बताने वाले होते हैं, ऊंचाई, लंबाई, रंग, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, कुछ, ये जितने भी विशेषण होंगे, अगर विशेषण शब्द तक वाक्य में रेखांकित है या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है तो वो होगा विशेषण पदबंध। एक क्रिया पदबंध, जब क्रिया के पद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला पदबंध क्रिया पदबंध कहलाते हैं। क्रिया हर वाक्य के साथ आती है। जैसे मैं ये किताब पढ़ा रही हूँ, तो ये किताब पढ़ा रही हूँ, पढ़ा रही क्रिया है। मैं पदबंध पढ़ा रही हूँ, पदबंध पढ़ा रही हूँ, इधर पढ़ा रही फिर क्रिया है। बड़े भैया कल ही दिल्ली चले गए थे, तो इसमें भैया दिल्ली चले गए थे, चले गए उनका जाना क्रिया है। मोहन शरबत पीकर चला गया, तो इधर शरबत पीकर चला गया क्रिया पदबंध है। मैं चाय पीकर ऊपर आई हूँ, तो मैं चाय पीकर ऊपर आई हूँ, ऊपर आना मेरा ये इस वाक्य में पदबंध है। ततारा को मानो कुछ होश आया, तो होश आना पदबंध। इस तरह आपके हुए ये क्रिया पदबंध। और जब क्रिया की विशेषता बताई जाए तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो होंगे क्रिया विशेषण
पदबंध। जैसे मैं पदबंध बहुत समझा समझा कर पढ़ा रही हूँ, तो इधर कैसे पढ़ा रही हूँ? समझा समझा कर। मैं रुक रुक कर बोल रही हूँ, तो रुक रुक कर कैसे बोल रही हूँ? रुक रुक कर। बोलने की विशेषता क्या है? रुकना और बार बार रुक रुक के। जहाँ आपको पेयर में कुछ शब्द लगें, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है, तो इधर होने में धीरे धीरे शब्द लिया। इस तरीके से जहाँ कुछ शब्दों को 2 बार रिपीट किया जाए और वो क्रिया की विशेषता बताते हों, वहाँ होता है क्रिया विशेषण पदबंध। अब मुझे लगता कि बहुत जल्दी आपको समझ में आ गया होगा। किताब में जाके और किताब से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपने सब में देखा कि एक संज्ञा पदबंध में एक मुख्य शब्द होगा और वो मुख्य पद शीर्ष पद कहलाएगा। उसमें संज्ञा पद होगा। जैसे रंग बिरंगी साड़ी पहनने वाली अलका जैन, तो इधर अलका जैन शीर्ष पद होगा। फिर क्रिया में धीरे धीरे बोलने वाला वह, तो ये वह तक हमने लिया, तो वह अगर लेखांकित कर दिया तो वह सर्वनाम पदबंध हो गया, वह शीर्ष पद हो गया। तो इस तरीके से जिसमें सारे शब्द आश्रित हों और जो मुख्य शब्द हो, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो या क्रिया विशेषण हो, वो मुख्य पद बन जाएगा। तो ये मुझे लगता 5 मिनट के अंदर आपको पदबंध समझ में आ गए होंगे। लेकिन अच्छी तरह से समझने के लिए हमें परिभाषा पर जाना होता है, और परिभाषा चारों ओर से शब्दों को समेट कर बनाई जाती है, इसलिए किताबी भाषा में होना ज़रूरी है। तो मैं अब परिभाषा तक पहुंची हूँ और आपको पढ़ रही हूँ कि कई पदों के योग से बना वाक्यांश, वाक्य नहीं वाक्यांश, जो एक ही पद का काम करता है, पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में पदबंध वाक्य का एक अंश होता है। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, उसी बंधी हुई इकाई को पदबंध कहा जाता है। उस पैकेज को, उस पूरे शब्द के साथ जुड़े हुए अन्य शब्दों को और पूरे मिले हुए वाक्यांश को पदबंध कहते हैं। तो नहीं रहेगी अब हमें पदबंध में समस्या। ध्यान रखना कि बोर्ड परीक्षा में या प्रतियोगी परीक्षाओं में 4 नंबर का प्रश्न होता है, तो हमें लगता है कठिन है, 4 नंबर का है, छोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आपकी हाफ ईयरली परीक्षा, आपके इंटरनल एग्ज़ाम और आपके क्लास टेस्ट, इन सब को मिलाकर व्याकरण की एक एक यूनिट लास्ट अंत में जाकर आपके 15-15 नंबर की हो जाती है। इसलिए क्यों ना हम हर छोटी छोटी इकाई को अभी पूरा हल करने का जज्बा अंदर पैदा करें, और जब तक ये हल ना हो जाए हम कमेंट बॉक्स में अपनी शंकाएं लिखें और अपने शिक्षकों से उसके समाधान भी मांगें। पर आपको लिखना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा। धन्यवाद।